शुरू करते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन के एक विचार के साथ। कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम इसी कल्पना और फिर उसे साकार करने वाले कर्म दोनों की बात करेंगे, भारत की एक्ट ईस्ट नीति के संदर्भ में। आज की हमारी गहन पड़ताल इसी पर है कि कैसे ये नीति खास तौर पर पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण पूर्व एशिया का एक तरह से गेटवे बना रही है। और इसमें हम मिजोरम की जो नई बैराबी साइरांग रेल लाइन है उसको भी देखेंगे। हमारी ये चर्चा द हिंदू में छपे एक विश्लेषणात्मक लेख पर आधारित है, जिसका हम थोड़ा आलोचनात्मक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसका मकसद है यूपीएससी उम्मीदवारों और जो भी जानकारी में रुचि रखते हैं उन सभी श्रोताओं के लिए एक्ट ईस्ट नीति के महत्व को समझना, इसके तहत क्या विकास हो रहा है, क्या चुनौतियां हैं और आगे क्या संभावनाएं हैं, इनको बिल्कुल सरल शब्दों में समझना। ये टॉपिक यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से अहम हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम देखें 2014 से मतलब पिछले लगभग एक दशक में पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त काम हुआ है। सड़कें, रेल, हवाई अड्डे, यहाँ तक कि डिजिटल नेटवर्क्स भी, ये सब एक्ट ईस्ट नीति और NSAIDS जैसी जो पहले हैं उन्हीं का हिस्सा है। मिजोरम को आज़ादी के बाद पहली यात्री ट्रेन मिली। अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, इन राज्यों तक भी रेल पहुंची है। और हाल ही में मिजोरम में ये जो 51.38 किलोमीटर लंबी बैराबी साइरंग रेल लाइन शुरू हुई है, ये एक बड़ा कदम है। ये सिर्फ एक रेल लाइन से कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल, आपने सही कहा। ये सिर्फ एक रेल लाइन नहीं है, बल्कि ये एक्ट ईस्ट नीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक हिस्सा है। इसका सीधा लक्ष्य है पूर्वोत्तर को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ना। आप सोचिए, ये जो साइरंग रेल हेड है, ये म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जो सामान आएगा उसके लिए एक बहुत जरूरी ट्रांजिट पॉइंट बन सकता है। एक्ट ईस्ट नीति जो नवंबर 2014 में आई थी, वो असल में पुरानी लुक ईस्ट नीति का ही एक ज्यादा सक्रिय, एक ज्यादा नतीजा उन्मुख रूप है। इसमें कनेक्टिविटी पर, व्यापार पर, रक्षा संबंधों पर और खासकर आसियान और इंडो पैसिफिक देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर बहुत जोर है। और पीएम गति शक्ति, SARDPNE जैसी कई योजनाएं इसी लक्ष्य को साध रही हैं। हाँ, और इसका असर दिख भी रहा है। जैसे जमीन पे फायदे नजर आने लगे हैं। ब्रह्मपुत्र पर वो रो फेरी सेवा फिर से शुरू हुई है। इससे माल ढुलाई कितनी आसान और सस्ती हो गई होगी। बिल्कुल। और भारत नेट और 4G विस्तार ने तो दूर दराज के गांवों को भी डिजिटल दुनिया से जोड़ दिया है। NSAIDS के तहत भी जैसे आपने बताया 90 प्रोजेक्ट्स मंजूर हुए, 30 तो पूरे भी हो गए। इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं बेहतर हो रही हैं। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो बेहतर कनेक्टिविटी से क्या हो रहा है? एक तो स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा हो रहा है, दूसरा क्षेत्रीय एकीकरण बढ़ रहा है। वो जो एक भौगोलिक अलगाव वाली भावना थी वो कम हो रही है। इससे लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान हुई है। और सोचिए, किसी आपदा के समय राहत पहुंचाना भी पहले से बेहतर हुआ है। तो यह पूर्वोत्तर को सिर्फ देश के मुख्य धारा से ही नहीं जोड़ रहा, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ एकीकरण का रास्ता भी तैयार कर रहा है। ये तो बहुत सकारात्मक तस्वीर है। लेकिन राह में मुश्किलें भी तो होंगी, चुनौतियां भी होंगी। जैसे एक बड़ी चुनौती तो भू राजनीतिक अस्थिरता की है। म्यांमार में जो 2021 से गृह युद्ध चल रहा है, उसने कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के काम को काफी धीमा कर दिया है। हाँ, ये एक गंभीर बाधा है, इसमें कोई शक नहीं। और इसका समाधान देखिए, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगातार और मजबूत कूटनीतिक बातचीत में ही है, ताकि ये जो कलादान या अगरतला खौरा जैसे जरूरी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, इन्हें वापस पटरी पर लाया जा सके। इसके साथ ही हमें बिम्स्टेक और BBIN जैसे जो क्षेत्रीय समूह हैं, उनका भी पूरा फायदा उठाना होगा। ये आपसी सहयोग बढ़ाने के अच्छे मंच हैं। सही कहा। और एक और चिंता सुरक्षा को लेकर भी है। मणिपुर संघर्ष जो 2023 में हुआ और कुछ इलाकों में जो उग्रवाद की समस्या है, ये सब निवेश के माहौल को खराब करते हैं। इम्फाल मोरे जैसी महत्वपूर्ण रेल लाइनों के काम में भी रुकावटें आती हैं इनसे। हाँ। चौड़ा और बाढ़, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं तो हैं ही। बिल्कुल। इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच चाहिए, मतलब कई दिशाओं से प्रयास करने होंगे। एक तो पीएम गति शक्ति जैसी योजनाओं के जरिए एकीकृत और आपदारोधी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। दूसरा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशने और विकसित करने होंगे। और सबसे जरूरी है सुरक्षा संवेदनशील और समावेशी विकास,
मतलब सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा पुख्ता हो, शांति निर्माण की कोशिशें जारी रहें और विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी हो। इसमें ESI यानी पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव का आकलन, उचित मुआवजा और विकास के लाभों का साझाकरण ये सब शामिल होना चाहिए। और हाँ, संस्थागत सुधार जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस और PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना भी बहुत जरूरी है। और हाँ, हमें चीन के बढ़ते प्रभाव और भारत का RCEP से बाहर रहने के रणनीतिक पहलू को भी ध्यान में रखना होगा। निश्चित रूप से ये ऐसी रणनीतिक चुनौतियां हैं जिनका सामना हमें लगातार कूटनीतिक और आर्थिक प्रयासों से करना ही होगा। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या है? निष्कर्ष शायद यही है कि पूर्वोत्तर भारत सिर्फ हमारे देश का एक सीमांत क्षेत्र नहीं है, बल्कि इसमें दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बनने की अपार क्षमता है। और इसकी इस क्षमता को मजबूत, टिकाऊ और समावेशी कनेक्टिविटी के जरिए ही पूरी तरह से अनलॉक किया जा सकता है। इससे न केवल इस क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक कायाकल्प होगा, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भू रणनीतिक स्थिति भी मजबूत होगी। बिल्कुल सही। सफलता ऐसी बात पर निर्भर करेगी कि हम बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यावरण की सुरक्षा, रणनीतिक कूटनीति और स्थानीय समुदायों के सहयोग के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाते हैं। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। पूर्वोत्तर की ये बढ़ती कनेक्टिविटी, खासतौर पर चीन के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में भारत के क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और हिंद प्रशांत रणनीति पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकती है? सोचिएगा जरूर। अगर आपको हमारी ये पड़ताल या विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके जो भी सवाल या विचार हों उन्हें नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। यह आपकी UPSC तैयारी में भी मददगार साबित हो सकता है।